नमस्कार, डॉक्टर सर्वेश कुमार, सीएस न्यूज एडिटर, कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क। आज अब आपको हम कानपुर श्रमिक सीट का इतिहास से रूबरू कराएंगे। कभी कानपुर संसदीय क्षेत्र व कानपुर विधानसभा की कई सीटें श्रमिक बहुल हुआ करती थीं और हार जीत का पैमाना यहाँ का श्रमिक ही तय करता था। एक एक कर यहाँ की मिलें एनटीसीबीआईसी की बंद होती गई और श्रमिकों का पलायन होता गया। इसी के साथ यहाँ की राजनीति खत्म हो गई और यह सीट श्रमिक से हिंदू मुस्लिम के समीकरणों पे, अन्य जातियों के समीकरणों पे आधारित हो गई। और कानपुर जो कभी श्रमिक उत्तर भारत का मैनचेस्टर जाना जाता था, वो अब जातिगत समीकरणों के आधार पर चुनाव लड़ रहा है। इतिहास गवाह है कि औद्योगिक नगरी कानपुर नगर का संसदीय क्षेत्र कभी श्रमिक बहुल होने के कारण काफी दिलचस्प हुआ करता था, लेकिन इसी कानपुर की श्रमिक सीट अब इतिहास बन चुकी है। देश को मिली आजादी के बाद कांग्रेस को सर माथे लेने वाले इसी शहर ने व्यवस्था परिवर्तन की हुंकार भरने वाले श्रमिक नेताओं को संसद तक पहुंचाया, लेकिन इंकलाबी नारे पूंजीवादी मार के आगे ठंडे पड़ गए। मजदूरों में क्रांति का दिखावा करके कामरेड अपने ऐशो आराम के लिए फिक्रमंद रहे। इसके बाद कानपुर की जनता ने कम्युनिस्टों को खारिज कर दिया। धड़ाधड़ बंद होते उद्योग धंधे, बेरोजगारी, भुखमरी व तरक्की के नाम पर पूंजीवादी ताकतों को परोक्ष में मजबूती देने का खेल सबकी समझ में आने लगा। बस यहीं से कानपुर के मतदाताओं ने अपने राजनीतिक तेवर बदले और जता दिया कि अब झूठे वादे उन पर असर नहीं करेंगे। इस दौर में श्रमिकों के मसीहा मजदूर नेताओं ने यहाँ तक धमकी दे डाली थी कि मेरे न चले तो सड़कों पर खूनी संघर्ष होगा, विधानसभा व संसद तक उनकी गर्जनाओं से कांप उठेंगी, सरकारें हिल जाएंगी, लेकिन कहीं कुछ न हो सका। इतना जरूर हुआ कि ये मसीहा एक के बाद एक सांसद विधायक होते चले गए। उनके पास चमचमाती गाड़ियां जरूर हो गईं, मजदूरों की बस्तियां उजड़ गईं और नेताओं की हवेलियां ऊंची उठती चली गईं। मजदूरों के रहनुमाओं के चेहरे भरते चले गए और मजदूरों की उभरी पसलियां दिखाई देने लगीं। इस खेल में कारखाने खोखले होते गए और हार कर कानपुर से श्रमिकों का मोह भंग हो गया। पराधीन भारत में उत्तर भारत के मैनचेस्टर के रूप में विख्यात औद्योगिक नगरी कानपुर मुंबई, कोलकाता, मद्रास के बाद पूरे देश में उद्योग धंधों के क्षेत्र में चौथे स्थान पर था। कानपुर में कपड़ा मिलों की एक लंबी श्रृंखला थी। कानपुर में मजदूरों की पहली हड़ताल विक्टोरिया मिल में सितंबर 1919 में हुई थी। उस समय इस मिल में 4000 मजदूर थे, जो अधिक मजदूरी तथा काम के घंटे कम करने के उद्देश्य से हड़ताल पर चले गए, लेकिन अंग्रेज मिल मालिकों के अड़ियल रवैये के चलते कहीं कुछ न हो सका। यह हड़ताल डॉक्टर मुरारीलाल रोहतगी तथा गणेश शंकर विद्यार्थी की मध्यस्थता से आश्वासन के आधार पर वापस हुई। सन 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने पर सेना की मांग में काफी कमी आ गई थी, लेकिन मजदूर धीरे धीरे संगठित होने लगा था। मजदूरों ने विक्टोरिया मिल की हड़ताल असफल होने का सबक सीखा। फलस्वरूप कपड़ा मिल मजदूरों ने 22 नवंबर 1919 को अपना मांग पत्र सामूहिक रूप से मिल मालिकों को दिया। मांगे न मानने पर 24 नवंबर 1919 को सारे मजदूर कानपुर के हड़ताल पर चले गए। उस समय करीब मिलों में कार्यरत 27,000 मजदूर थे। मिल मालिकों ने अपना दमन चक्र चलाते हुए करीब 17,000 मजदूरों को बर्खास्त कर दिया। मजदूर रोज ग्वाल टोली मकबरा में एकत्र होते और सभा करते थे। फलस्वरूप संयुक्त प्रांत के गवर्नर हरकोट पटलर की मध्यस्थता से हड़ताल समाप्त हुई। इसमें मजदूरों की मांगे मान ली गईं। यह हड़ताल सफल रही। कांग्रेस नेताओं ने पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन में मजदूर शक्ति को पहचाना। 17 जुलाई को कानपुर मजदूर सभा एक रजिस्टर्ड संस्था बन गई। इसके अध्यक्ष डॉक्टर मुरारीलाल रोहतगी और मंत्री गणेश शंकर विद्यार्थी बने। मजदूर सभा का नेतृत्व कांग्रेसियों के हाथों में आ गया। कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन में मजदूरों का भरपूर उपयोग किया। अप्रैल 1928 में कानपुर मजदूर सभा का वार्षिक सम्मेलन हुआ। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कानपुर आकर की। उनके मजदूर सभा में भाग लेने से कानपुर में मजदूरों का उत्साह बढ़ा। सन 1929 में जवाहरलाल नेहरू एटक के अध्यक्ष बने। वे प्रांतीय मजदूर सम्मेलन में भाग लेने सितंबर 1929 में कानपुर आए। सन 1934 में कानपुर में मिल मजदूरों की संख्या 80,000 पहुंच गई, क्योंकि बीआईसी के अलावा भारतीय पूंजीपतियों ने भी अनेकों मिलें खोल दी थी, जिसमें जेके घराना प्रमुख था। इसी बीच श्रम राजनीति में कॉमरेड संत सिंह यूसुफ ने प्रवेश किया, जिन्होंने मजदूर आंदोलन को मजबूत करने में भारी योगदान दिया। सन 1936 में अथर्टन वेस्ट कॉटन मिल की ऐतिहासिक हड़ताल संत सिंह यूसुफ के नेतृत्व में हुई, जो सफल रही, जबकि मजदूर सभा व कांग्रेसी यूनियनें इसका विरोध कर रही थी। यूसुफ के मजदूरों के बीच आ जाने से कानपुर के मजदूरों में कम्युनिस्टों की स्थिति और मजबूत हो गई। मुस्लिम आबादी में भी संत सिंह यूसुफ की लोकप्रियता बढ़ी। फलस्वरूप गणेश दत्त वाजपेयी के साथ संत सिंह यूसुफ को भी मजदूरों ने
सन 1962 में कानपुर सिटी सेकेंड से व सन 1974 में गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र से चुनकर विधानसभा भेज दिया। 1924 में जब मणिलाल रोहतगी कानपुर म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन बने, उन्होंने कानपुर मजदूर सभा कार्यालय के लिए ग्वालटोली में विशाल भूखंड दिया। लाला लाजपत राय ने मजदूर सभा भवन का शिलान्यास किया। भवन निर्माण के 500 रुपये उन्होंने नकद दिए। यह भवन 1925 में बनकर तैयार हो गया, लेकिन आज यही भवन खंडहर में तब्दील है। इस पर भी कब्जा हो चुका है। भवन में सिर्फ कानपुर मजदूर सभा का बोर्ड लगा है। इसकी अलमारियों में अब ना तो कोई साहित्य बचा है, जिसे दीमकर चट कर गई, बाकी कब्जेदारों ने इसे हिलने लगा दिया। इस दौर के श्रमिक नेताओं में डॉक्टर मुरारी लाल गौरीशंकर विद्यार्थी, जवाहरलाल रोहतगी प्रांतीय विधायिका के चुनाव में मजदूरों के बल पर विधायक बन गए। सन 1919 की सफल हड़ताल के कारण गौरीशंकर विद्यार्थी के अतिविश्वासी हो गए। उनके निकट संपर्क में आए गणेश सिंह ने सूर्य प्रसाद अवस्थी वो कानपुर मजदूर सभा में ले लिया, जहां से उन्हें 50 रुपये पगार भी मिलने लगी। 1931 में हरिहरनाथ शास्त्री मजदूर सभा के प्रेसिडेंट बने और सूर्य प्रसाद अवस्थी इसके जनरल सेक्रेटरी चुने गए। फलस्वरूप अवस्थी जी को कानपुर के मजदूरों ने सन 1937, 46, 51 के विधानसभा चुनाव में कानपुर से विधानसभा पहुंचा दिया। कुछ दिनों बाद पंडित सूर्य प्रसाद अवस्थी चीफ लेबर ऑर्गेनाइजर बना दिए गए। फलस्वरूप पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कानपुर आए। जब वे श्रमिक खाता देखकर गुस्साए तो उन्होंने पैसे की मांग की, जिसके चलते शास्त्री नगर श्रमिक कॉलोनी का निर्माण हुआ। 1955 में सूती मिलों की 80 दिन की ऐतिहासिक हड़ताल का भी पंडित सूर्य प्रसाद अवस्थी के नेतृत्व में इंटक ने विरोध किया। सूर्यनारायण टंडन ने भी इसके विरोध में म्योल मिल गेट पर इस्तीफा दे दिया। बाद में औद्योगिक नगरी के मजदूरों ने 1957 में श्रमिक नेता एस.एम. बनर्जी को चुनकर संसद भेज दिया। सन 1952 में हुए प्रथम संसदीय चुनाव में कानपुर संसदीय सीट से श्रमिक नेता हरिहरनाथ शास्त्री सांसद चुने गए। उस समय इस सीट के क्षेत्र में 3 लाख से अधिक औद्योगिक मजदूर थे, जिस कारण यह सीट श्रमिक बहुल थी। दुर्भाग्यवश 12 दिसंबर 1953 को एक विमान दुर्घटना में हरिहरनाथ शास्त्री का निधन हो गया। इसके बाद गौरीशंकर विद्यार्थी के सहयोगी बाबू सूर्यनारायण टंडन 1954 में हुए उपचुनाव में कानपुर के सांसद बने, लेकिन मिलों में चौटंका चलाने के विरोध में उन्होंने म्योल गेट पर इस्तीफा दे दिया। उन्होंने 1956 में श्रमिकों के सामने इस्तीफा देकर एक नया इतिहास रचा। टंडन के इस्तीफे से रिक्त संसदीय सीट पर पुनः उपचुनाव हुआ, जिसमें मजदूर नेता राजा राम शास्त्री विजयी हुए। सन 1957 के दूसरे आम चुनाव में वामपंथ जोर पकड़ रहा था। इस चुनाव में कानपुर से कम्युनिस्ट समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार रक्षा प्रतिष्ठान के मजदूर नेता एस.एम. बनर्जी चुनाव जीते। बनर्जी की जीत का सिलसिला यहीं से चल निकला और वे लगातार 4 बार कानपुर से सांसद रहे। वे 1977 तक लगातार चुनाव जीते। सन 1959 में कानपुर से राज्यसभा सदस्य बालकृष्ण शर्मा नवीन को पक्षाघात हो गया। सन 1960 में उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद राज्यसभा में सन 1960 से लेकर 1972 तक कानपुर का प्रतिनिधित्व श्रमिक नेता अर्जुन अरोड़ा ने किया। इसके बाद सन 1989 के 9वें लोकसभा चुनाव में रामो वामो की स्वयं प्रत्याशी सुभाषिनी अली चुनाव जीतकर संसद पहुंची। इसके बाद किसी मजदूर नेता को संसद पहुंचने का मौका कानपुर ने नहीं दिया। यही हाल विधानसभा चुनावों का रहा। सन 1989 में कैंट विधानसभा क्षेत्र से श्रमिकों ने गणेश दीक्षित श्रमिक नेता को चुनाव जिताकर विधानसभा भेजा। गणेश दीक्षित के नेतृत्व में इसी साल कानपुर के मजदूरों ने पूरे देश में रेल का चक्का जाम कर एक नया इतिहास रचा। श्रमिकों के इस शहर ने यूपी को 4 श्रम मंत्री भी दिए। श्रमिकों के समर्थन से विधानसभा पहुंचे प्रभाकर त्रिपाठी, गणेश दत्त वाजपेयी, रामनारायण पाठक व बालचंद मिश्रा को कानपुर से श्रम मंत्री बनने का मौका मिला, लेकिन इन लोगों ने प्रयास अवश्य किया, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के कारखाने एक एक कर बंद होते चले गए। सन 1967 में हुए चुनाव में गोविंदनगर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय जीते श्रमिक नेता प्रभाकर त्रिपाठी को पहली बार उप श्रम मंत्री बनाया गया। उन्हें श्रमिकों ने जिताकर विधानसभा भेजा था। सन 1967 में हुए मध्यावधि चुनाव में इसी सीट से प्रभाकर त्रिपाठी फिर चुने गए। उन्हें 1970 में फिर श्रम व आबकारी मंत्री बनाया गया, लेकिन राजनीतिक उठापटक में तत्कालीन मुख्यमंत्री टी.एन. सिंह को जब गद्दी छोड़नी पड़ी तो नए मुख्यमंत्री कमलापत त्रिपाठी बनाए गए, जिन्होंने जनरलगंज सीट से जीते गणेश दत्त वाजपेयी को सन 1971 में श्रम राज्य मंत्री बनाया। सन 1977 में गणेश दत्त वाजपेयी गोविंदनगर सीट से जीते, फिर उन्हें प्रदेश सरकार में श्रम आबकारी मंत्री बनने का मौका मिला। सन 1974 में कल्याणपुर से कांग्रेस के टिकट पर इंटक नेता रामनारायण पाठक कल्याणपुर सीट से चुनाव जीते, लेकिन उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। 1980 में कल्याणपुर सीट से दोबारा जीतने पर श्रमिक नेता रामनारायण पाठक को श्रम एवं गृह राज्य मंत्री बनाया गया।
1985 के चुनाव में कल्याणपुर सीट रामनारायण पाठक तीसरी बार चुनाव जीते तो उन्हें श्रम राज्य मंत्री बनाया गया। रामनारायण पाठक के इंटक के होने के नाते आर्डिनेंस फैक्ट्री के श्रमिकों के बीच अच्छी पैठ थी। सन 1991 में गोविंदनगर से भाजपा के बालचंद मिश्रा कांग्रेस प्रत्याशी बालचंद मिश्रा को भी कल्याण सिंह की सरकार में श्रम एवं सेवा योजना मंत्री बनाया गया। औद्योगिक नगरी होने के नाते कानपुर से श्रमिकों के प्रतिनिधि के रूप में कई नेता विधायक व सांसद तो बने, लेकिन कानपुर की मिलें धड़ाधड़ बंद होती गईं, जिसके चलते कानपुर की श्रमिक सीट अब इतिहास बन चुकी है, जिस पर इस विशेष बुलेटिन में प्रकाश डाला गया है। कानपुर की श्रमिक सीट क्यों समाप्त हुई और मजदूर आंदोलन की धार क्यों भोथरी हुई, आइए जानते हैं मौजूदा दौर के श्रमिक नेताओं से। छलावों की राजनीति से भरे कानपुर के इतिहास के जीवंत गवाह इंटक नेता, मशहूर श्रमिक नेता, मजदूर नेता पंडित रामजी त्रिपाठी, जिन्होंने अपने 50 साल जीवन के श्रमिकों की राजनीति के लिए होम कर दिए, उनसे रूबरू कराएंगे और वो इस पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे कि किस प्रकार कानपुर को मजदूर नेताओं ने ठगा। उनके पास चमचमाती गाड़ियां हो गई, बड़े बड़े बंगले हो गए और मजदूर मिलों के गेट पर रेहड़ी बेच की दुकानें लगाकर स्वर्गवासी हो गए और पूंजीपतियों का खेल सबकी समझ में आने लगा। मिल मालिक करोड़ों की प्रॉपर्टी के आज असली हिस्सेदार बन गए। कांग्रेसियों ने जमकर चंदा वसूला कानपुर की मिलें बंद कराने में। कानपुर के कांग्रेसियों ने पूंजीपतियों के साथ, चाहे जेके घराना रहा हो, चाहे वो NTCBIC की मिलें रही हो, चाहे वो लक्ष्मी रतन कौटल, लाला राम रतन गुप्ता की मिलें रही हो, सबको बंद कराने में यहाँ के पूंजीपतियों का विशेष योगदान रहा। हालांकि बाद में यह आरोप कम्युनिस्टों पर भी लगा कि उन्होंने लाल झंडे की राजनीति इन मिलों में फैलाकर बेरोजगारी पैदा करा दी और वे सांसद व विधायक बनकर आज लोकसभा पहुंच गए, जबकि मजदूर यहाँ से पलायन कर गया। आइए आपको पंडित रामजी त्रिपाठी से बात कराते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से कानपुर की श्रमिक राजनीति को देखा और इसके एकमात्र जीवंत गवाह बने और क्या कारण रहा कि कानपुर की जो श्रमिक सीट थी वो समाप्त हो गई। पंडित रामजी त्रिपाठी। सुरेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पिछली बार भी कानपुर के श्रमिकों का इतिहास लिखा था उसमें, और आज आप पुनः फिर उसको बहुत अच्छी गंभीरता के साथ ले रहे हैं। बिल्कुल सत्य है कि श्रमिकों की राजधानी निश्चित रूप से कानपुर थी। राजनीतिक प्रदेश की राजधानी लखनऊ रही है, लेकिन श्रमिकों की राजधानी कानपुर थी, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले इंजीनियरिंग उद्योग, डिफेंस उद्योग और टेक्सटाइल उद्योग, ये तीन उद्योग बड़ी जवानी पे थे। 1972 में जब मैं श्रम राजनीति में प्रवेश हुआ, पंडित गणेश वाजपेयी जी के आदेश से, परिणाम ये हुआ कि आज गणेश वाजपेयी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी जो विचारधाराएं हैं, उनकी जो जीवंत विचारधाराएं हैं, जो जीवंत उनकी ईमानदारी है, जीवंत उनका चरित्र है, आज मैंने अपने ऊपर प्रयास किया उतारने का और मैं सफल भी रहा। मैंने असंगठित उद्योग से प्रारंभ कराया उन्होंने मुझसे, मैंने वहां से शुरू प्रारंभ किया। फिर मैं रोडवेज में आ गया। रोडवेज में आने के बाद में मैंने रोडवेज के में अध्यक्ष हो गया, क्योंकि कानपुर में रोडवेज का सबसे बड़ा एशिया का मैनचेस्टर, जो एशिया का मैनचेस्टर कहा जाने वाला कारखाने 2, जहाँ 5 बसें रोज बनती थी, रोडवेज की सरकारी 5 बसें बनती थी, उसमें मुझे काम करने का अवसर मिल गया, कर्मचारी हो गया मैं वहाँ का। और धीरे धीरे उनकी विश्वसनीयता मेरे ऊपर इतनी अच्छी लगी लोगों की, 10,000 कर्मचारी वहाँ पे कानपुर में काम कर रहा है, रोडवेज का कर रहा था उस समय। तो उस समय उनकी विश्वसनीयता मेरे अच्छे काम करने से, नौजवान होने के नाते मेरे ऊपर लोगों की सहानुभूति जगी, और वहाँ पर मैंने आंदोलन उनके लिए किया। आंदोलन भी बड़ा महत्वपूर्ण था उनका कि होली और दिवाली में, 2 त्योहार में मजदूर उत्तरांचल, अब उत्तरांचल तो बढ़ गया है, लेकिन वो नैनीताल, देहरादून, इस तरीके से वहाँ से गोरखपुर, सिलौली बॉर्डर से तमाम लोग जितने वहाँ पर पूरा पश्चिम के लोग थे, 2 ही त्योहारों में जा पाते थे। क्योंकि यहाँ पे कारखाना एक्ट के तहत ज़्यादा अवकाश होते नहीं थे, इसलिए यहाँ से छुट्टियाँ मिलती नहीं थी, लोग जा नहीं पाते थे। और ट्रैफिक में भी स्थिति थी, क्योंकि आज
ऐसी स्थिति में एक साधारण से किसी नेता से किसी अधिकारी सा का विवाद हो गया। परिणाम हुआ, अधिकारी ने कहा मैं होली का त्यौहार था, उसने कहा हम आपको वेतन नहीं देंगे। वेतन ड्यू था, लखनऊ से वेतन आता था, वेतन आ भी गया। राजमंगल लाल पांडे परिवहन मंत्री थे, उन्होंने वेतन भिजवा भी दिया वहां से। और लेकिन इस अधिकारी ने जिद कर दी वेतन नहीं देंगे। तो अब उससे लड़ता कौन, क्योंकि नौकरी उसके हाथ में। ये सौभाग्य मुझको मिला, मैं छात्र राजनीति से निकला था, तो ये सौभाग्य मुझको मिला। सब लोगों ने मुझको घेर लिया, मैं सहज मैंने स्वीकार कर लिया। फिर मैं सत्यता से जुड़ा अपनी बात हमेशा करता रहा हूँ, आपके सामने भी यही कर रहा हूँ कि मैंने कमरे को मैंने बंद कराया, अधिकारी का 3 सटकरी बंद कराई, 2 लोगों को अपने साथ ले गया था, नौजवान थे वो भी, सटकरी बंद कराई। और मैंने अधिकारी से कहा कि जब वहाँ से लखनऊ से पैसा आ गया है और साल में 2 बार ही त्यौहार करने जाते हैं, तो किन कारणों से आप इनका वेतन नहीं दे रहे? तो उन्होंने कहा मैं चीफ मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, ये मेरा अधिकार है, मैं जिस तरीके से चाहूँगा उस तरीके से चलाऊँगा, आप कौन है? और उस तरीके से उन्होंने धौस की मुझे बात की। अब कहा मैं ये हूँ कि दस्तखत यदि नहीं करोगे तो तुमको यहाँ से हम जाने नहीं देंगे। ये मैंने फैसला सुना दिया। अब उसके समझ में आ गया। अब देखिए ये तो हो गया मौखिक, यदि शारीरिक हमारी आवश्यकता आपको पड़ रही है तो मैं शारीरिक बल प्रयोग करूँगा और मैं दस्तखत तो कराऊँगा आपसे। और दस्तखत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? मैंने दबाव से दस्तखत करा दिए, मैंने रजिस्टर भिजवा दिया, सारे लोगों का तनख्वाह पेमेंट बढ़ गया। मैं 3.5 घंटा उनको मैंने बंद करके वहाँ रखा है पूरी ईमानदारी से। मेरे ऊपर एक मुकदमा कायम। हाँ, फिर इसके बाद इतना खत्म हुआ, फिर कहा तुम भी चले जाओ, हम भी जाने। आपका क्या नाम है? आपका ये तो मेरा नाम ही है, ये परिचय मेरा सब कुछ ये, मैं तुम्हारे कर्मचारी भी हूँ, तो मुझे सस्पेंड कर देना, मेरे मुकदमा जेल भेज देना, कोई तरीका नहीं है। लेकिन नोट कर लेना, ये सत्य की लड़ाई तुम हारोगे इसमें। मैंने सही काम किया है। खैर वो चला गया। सभी अखबारों में पढ़ रहा हूँ कि मेरे ऊपर डकैती का मुकदमा लग गया। तो वकील मैं इसके बाद मैं फरार हो गया, क्योंकि मेरे यहाँ तबियत शुरू होने लगी। तो मैं लोगों मेरे कर्मचारी मजदूरों साथियों के तो त्यौहार घरों में परिवार बच्चों के साथ हो गए, लेकिन मेरा त्यौहार छिप करके होने लगा। फिर जैसे होली का त्यौहार खत्म हुआ तो मैं दद्दू के पास गया, अपने मामा जी के बापी जी के पास। हमने उनको बताया, बोले तुम्हारे तो अखबार में निकला है, तुम यहाँ कैसे आ गए? फरार यदि जान चाहो गिरफ्तार तुमको हम करा देंगे। उल्टा मामला आ गया। हमने कहा ये आप गिरफ्तार करा दोगे, हमारी बात तो सुनो, मैंने जांच काम किया है, जैसे आप कहे थे उसी तरीके से मैंने किया। मैंने इनको कहा कि भाई हड़ताल अवधि का वेतन, हड़ताल करना मेरी मजबूरी है, तो हड़ताल से बच जाए। वो न करके मैंने शारीरिक बल प्रयोग किया और मैंने मारा पीटा किसी को नहीं था, मैंने वेतन दिलवा दिया। ये कौन सा अपराध कर दिया? तो जल्दी जाओ ना, गिरफ्तार करा नहीं, अब मुझे भगना पड़ा वहाँ से। देखिए रानी पांडे जी से, राजमंगल पांडे जी आपके साथ के मंत्री हैं, उनसे बोल दीजिए। बोले नहीं कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं होगा, तो जल्दी जाओ। गणेश दत्त वाजपेयी तो श्रम मंत्री रहे, श्रम मंत्री है, बहुत जबरदस्त ईमानदार श्रम मंत्री रहे जी। उनकी ईमानदारी का प्रमाण है कि मैं उनका सगा भांजा, इसके बावजूद भी वो हमारी सिफारिश नहीं कर रहे कि तुम पहले परीक्षा दो। तुमने कहा परीक्षा कब तक लेते रहोगे भाई? कल पहले ठीक है, अपने मंत्री से मिलो जाके, मंत्री को बताओ शपथ है। ठीक है, हम गए मंत्री के पास, राजमंगल पांडे जी के पास। पांडे जी अपने वहाँ बैठे हुए थे, मैंने पांडे जी से संपर्क किया, वहीं पे हजरतगंज में थे बंगले में। मैंने कहा मंत्री जी मैं फला हूँ, रामजी त्रिपाठी हूँ, और मैंने इस तरीके से मेरा वेतन का मामला था और मुझे डकैती फर्जी लगा दी इन्होंने। अरे कल तुम ही हो, तुम डकैती की बोलिए, तुम्हारे आने की हिम्मत कैसे पड़ गई? सुरंद की गिरफ्तार करो। हेलो, वो दरोगा सिपाही सब मेरे बतौर पड़े, पकड़ लिए, ले जाए नहीं। अरे हमने कहा कहाँ ले जा रहे हो भैया, क्यों ले जा रहे हो? और हमने अपनी पूरी ताकत से, हमने कहा मेरी बात तो मंत्री जी सुनिए आप, और बात नहीं सुनेंगे तो ये अन्याय करें, अत्याचार करें, ये बात अच्छी नहीं है। आप मेरी बात सुनिए। मैंने पूरे प्रभाव का इस्तेमाल अपना किया है जितना होना चाहिए ईमानदारी का, और उसमें पता नहीं क्या परमात्मा की कृपा थी वो कि उन्होंने मुझको इशारे से काफ़ी दूर चला गया था, पुलिस वाले ले गए थे मैं, उन्होंने हमको बुला लिया, मैं गया वहाँ पहुँचा। हाँ बोलो क्या कहना चाहते हो? तो मैंने पूरा दृष्टांत बताया, मैंने पूरी जितनी कथा जिससे असली सही, मैंने कमरे बंद किया, सिटकनी बंद कर दी, हमने उसको पेशाब पे जाने नहीं दिया, न हम गए न उसको जाने दिया।
और जब तक सबके दस्तखत नहीं, पेमेंट बटन नहीं किया, पता नहीं क्या हुआ, उसका पेशाब पैंट में हुई कि नीचे हुई, हमें मालूम नहीं है। इतना मैंने किया है। इतना में जो धारा बनती है लगवा दीजिए, लेकिन सारे लोग देवरिया से ले करके और डिचलौल से ले करके और क्या नाम पश्चिम तक देहरादून नैनीताल सब लोगों के कर्मचारी गए खुशी खुशी और सबके त्यौहार मन रहे हैं। हम फरार होते रहे, हमारी स्थिति है। बस केवल इतना हमारा दोस्त है कि मैंने जीवन कराया, उसी के साथ कोई मिला। अब हमें आपकी फांसी देना हो, हमको दे दो, हमें स्वीकार है, क्योंकि सबसे सुप्रीमो को मैंने अपनी बात बता दी, बहुत प्रसन्न हो गए। तो मेरे टेक्सटाइल लोग मेरे पास आए, उसमें टेक्सटाइल में कुछ जर्जर स्थिति हो गई थी। प्रोडक्शन नहीं होता था वहाँ पे, बहुत ना के बराबर प्रोडक्शन था, 5% 7% था प्रोडक्शन NTCBIC में। हाँ NTCBIC में, और केवल लालिपली पे प्रोडक्शन है करीब 40% था, बाकी प्रोडक्शन नहीं था। क्योंकि इसमें कहा जाए तो वास्तव में मजदूरों ने SM बनर्जी को अनवरत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिया 4 बार। जी हाँ, और यही मजदूरों ने सुभाषचंद्र जी को भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिया, और यही मजदूरों ने विधायक दिया। इन मजदूरों ने बहुत कुछ इस शहर को दिया, नेताओं को दिया। लेकिन हमें जो जिसमें जर्जर स्थिति में मिला था वो टेक्सटाइल, लोगों की स्वास्थ्य में चला गया उसमें, लेकिन उनको 32 साल से उनकी ग्रेडिंग नहीं हुई थी, उसी तनख्वाह में काम कर रहे थे और अधिकारियों की तनख्वाह बढ़ रही थी। तो ये दोष है। हम चौकीदार हैं, हम नेता नहीं है, हम मजदूरों के चौकीदार हैं। जब अपने को मजदूरों को चौकीदार के रूप में महसूस करेंगे, तब निश्चित रूप से हमारी हर कामयाबी हमारे पैर छुएगी। मैंने वही किया, मैंने चौकीदार के तरीके से देखा उसको, विरोध को, और फिर मैंने कहा कि मैं लड़ाई लड़ूंगा। यहाँ लड़ा। फिर सुशीला लोटगी यहाँ पे थी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही थी, वो मंत्री भी रही थी वित्त की, उनके अंडर में थे वेंकट स्वामी डिप्टी मिनिस्टर है। तो सुशीला जी ने कहा, जब मैंने 60 दिन की हड़ताल कर डाली कानपुर में, तो सुशीला जी ने कहा कि भाई त्रिपाठी जी तुम बहुत बहादुर हो, हम तुमसे बहुत प्रभावित है, अब मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा काम करा दूंगी। मैं सुशीला जी के साथ गया वेंकट स्वामी का दिल्ली में, कपड़ा मंत्री थे। कपड़ा मंत्री से इस सामने जब मेरी बैठक हुई, उससे बातचीत होने लगी, तो उन्होंने कहा कि रामजी त्रिपाठी, चूंकि वो किसी नेता से बहुत प्रभावित थे, एक बिमल मेहता के लड़का उनकी यहाँ नौकरी करता था, तो बहुत प्रभावित थे उनकी उस परिवार से। तो मुझको मेरी धाक न हो, ये कोई बात हुई, ये कोई पर्सनल युग थोड़ी होता है। सेवा करो, तुम भी सेवा करो, भी सेवा करेंगे। हमको तो बुलाया गया, हमको जबरदस्ती तो किसी के यहाँ प्रवेश नहीं हुए, लेकिन टेक्सटाइल में प्रवेश न हो पाए। और टेक्सटाइल उसमें स्थिति गंभीर बहुत थी, लेकिन जब 32 साल से किसी का पैसा तनख्वाह नहीं बढ़ रही, वही तनख्वाह की काम कर रहे हैं, अधिकारियों की 4 गुना अधिक हो गई, तो मुझे पीड़ा हुई। मैंने आंदोलन किया। 20 दिन होने के बाद जब सुशीला जी के साथ में गया वेंकट स्वामी के पास, तो वेंकट स्वामी अपने चेंबर में उससे कहते हैं कि वो आप आदरणीय ये वो कानपुर में एक गुंडा है रामजी त्रिपाठी। अब देखिए आप, मैं उनके चेंबर में आपकी छवि खराब कर दी गई। मैंने सीधे तो हमने कहा यदि मैं गुंडा हूँ, बिना जांच के मुझे गुंडा कहते, तो हमने कहा वेंकट स्वामी जिनके यहाँ बैठे वो भी वहां गुंडे हैं। और मैं खड़ा हो गया, तो कहा आप मुझको गुंडे कह रहे हैं। हमने कहा तुम मुझको गुंडे कह रहे हो, क्यों कह रहे हो? ये गुंडे कहने के हाथ आपको काम मिल गया। हम काम कर रहे हैं, किसी का हिस्सा किया हो, किसी को मैंने सताया हो तो बताइए। मैं धरना दे रहा हूँ, मैं किसी को जबरदस्ती रोक नहीं रहा हूँ, मैं भूख हड़ताल कर रहा हूँ, मैंने कोई अपराध तो नहीं कर रहा हूँ। मंत्रालय जी आपके पास मुझे लाई, मैं यही अपराध मैंने कर दिया कि आपने मुझको गुंडा कह दिया, तो आप गुंडा कह मैं गुंडा कहूँगा, इसलिए आपने शब्द वापस करिए। खैर मैडम ने उस पर हस्तक्षेप किया, उनको अपने शब्द वापस लेने पड़े, और उन्होंने मैं पे चलाया। मैंने बात वहाँ से मेरी भंग हो गई, मैं जान के ठीक नहीं की, मैं चलाया, मुझे मालूम था। उन्होंने CRPF की व्यवस्था कर दी, मेरे सेंट्रल रिजर्व फोर्स मेरे लिए, PSC, और मैंने वहीं से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दिया कि कल 12 बजे जो है हम। पर ये एक चीज ये बताइए कि आपने भी कई ऐतिहासिक आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसमें NTCBIC के भी कुछ ऐसे आंदोलन रहे हैं जिसमें 90 दिन हड़ताल रही, और आपने उसमें पूरी ताकत से प्रशासन को झुका दिया था। ऐसा क्या था इस आंदोलन में, कुछ प्रकाश डालिए जरा सा। जिन्हें मेहनत कशों की 32 साल से तनख्वाहों में बढ़ोतरी न हुई हो, उनके अंदर जज्बा था कि मैं अब हम रामजी त्रिपाठी के साथ लड़ाई लड़ लेंगे तो इसमें जीत जाएंगे, क्योंकि मेरे जीतने का इतिहास बहुत रहा है, हारने के भी नहीं रहा है। तो चूंकि ये ऐसा जगह थी जिसपे मजदूरों ने विश्वास किया, हम उनकी हड़ताल करते चले गए, और 90 दिन के आंदोलन में टेक्सटाइल का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आंदोलन था ये।
और मुझे मेरा प्रमोशन हो गया। पहले छोटी जेलों में भेजा करते थे, कानपुर, फतेहपुर, लखनऊ से, अब की मैं सेंट्रल जेल भेज दिया गया, फतेहगढ़। और सेंट्रल जेल भेजा गया, 240 लोग मेरे साथ वहाँ पे बंद थे और आंदोलन चलता रहा, बंद रहा। यहाँ पे बकायदा बिल बंद भी ऐसी बंद रहा पूरा। और अंत में इस भारत सरकार ने स्वयं हस्तक्षेप ठीक से किया, क्योंकि वेंकट स्वामी कपड़ा मंत्री के खिलाफ प्रधानमंत्री ने स्वयं हस्तक्षेप किया। उसमें माननीय जितेंद्र प्रसाद जी का बड़ा योगदान था। प्रधानमंत्री के राजनीतिक सलाहकार थे और हमको बहुत प्यार करते थे। मैं उनके कार्यकाल में ही यूपी का लेबर सेल का चेयरमैन था। पूरे उत्तर प्रदेश के मजदूरों का एकमात्र नेता चेयरमैन कांग्रेस से मैं था उनके जितेंद्र प्रसाद जी के साथ। तो इस तरीके से मुझे पूरे हिंदुस्तान में लोग लेबर लीडर के रूप से स्वीकार करने लगे। कांग्रेस पार्टी हो या दूसरी पार्टियाँ हो, सबने इस बात को एहसास किया। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि उसी आधार पे आकर के चुनाव आ गया विधानसभा का। तो देखा कि जितेंद्र प्रसाद जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी थे और प्रधानमंत्री के सलाहकार भी थे। तो उन्होंने इस बात को एहसास किया कि लेबर सीट है कानपुर में और मायावती से समझौता हुआ, तो 300 सीटें मायावती ने ली थी, 125 कांग्रेस को दी थी। उस समय उत्तराखंड भी सीमित था, 2 सीटें थी यहाँ पे। एक सीट थी कल्याणपुर की और दूसरी थी छावनी की। बाकी पूरे मंडल में कोई सीटें नहीं थी। तो उसमें 2 सीटों में से एक में छावनी में श्री प्रकाश जायसवाल को चुनाव लड़ा गया और कल्याणपुर में मुझसे तो ये जितेंद्र प्रसाद जी ने आज्ञा दी थी, तुम मजदूर नेता हो बड़े, हम तुम्हारी टिकट तो तुम्हें दिल्ली आने की आवश्यकता नहीं है। उसमें सीटिंग थे वो सब रामनाथ पाठक मंत्री, बोले तुम्हारा सब लोगों ने, गवर्नर साहब ने भी तुम्हारा देखा, सब व्यवस्था देखी है, तुम्हारा थे वो सबने देख लिया है, अब आप जाइए मेरे क्षेत्र में। तो मुझे उन्होंने क्षेत्र भेज दिया, मैं चुनाव में आ गया यहाँ पे। खैर वो टिकट मेरी एक मत थी जो पकाता सकती, उसमें विरोध भी तमाम शरद पवार ने भी किया, नीचे लोकल स्तर पर वेंकट स्वामी ने किया, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा क्योंकि इसको प्रधानमंत्री ने टिकट स्वयं उसे दिलाई गई थी बाद में, रात में आखिरी में। तो मेरा कहने का अभिप्राय केवल बात इतना है कि श्रमिक राजनीति के द्वारा को अच्छा समझ करके श्रमिक सेवक को निष्काम भाव से लड़ने का एक प्रहरी समझ करके हमें मजदूरों के टिकट की मान्यता प्रदान करते हुए मुझे चुनाव लड़ाया गया। उस समय नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, नरसिम्हा राव जी का बड़ा विरोध था पूरे भारत में, तो उनके कोई पोस्टर देखना पसंद नहीं करता था। ऐसी विपरीत दशा में राम जन्मभूमि के चल रहा था, माहौल बहुत वातावरण बढ़ गया, ऐसी विपरीत दिशा में मुझको 45,000 वोट मिला और मैं चुनाव हारा। किस विधानसभा में पड़ी? कल्याणपुर विधानसभा से। तो ऐसी तो मुझे तो भाई, मैं तो इसको सौभाग्य मानता हूँ कि लोगों ने मुझे मजदूर काफी है जी। एक चीज ये बताइए बड़ी, जैसे कानपुर में बहुत से लोग लेबर राजनीति करने के बाद सांसद एवं विधायक हुए, क्या उन्होंने कानपुर से ईमानदारी से इन श्रमिकों की अगुवाई की या इनको छला गया? हो सकता है ये गलती हमसे भी हो जाती, हो सकता है ये गलती हमसे भी हो जाती कि हम जब सत्ता में प्रभुता पाए काय मद नहीं, हो सकता है ये मद आ जाता। तो जो सत्ता में मजदूरों के नाम से पहुंचे वहां तक, तो वो उसी निष्ठा से हुए थे। तो हमने तो राजनीति ऐसे की है, पहले संस्था फिर संगठन, मांग हमारी पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, इसका नारा मैंने कभी स्वीकार नहीं किया। अभी जो मेरे 50 वर्ष बनाए गए हैं, तो उसमें मैंने लाजपत भवन में मेरी पुस्तक में यही लिखा हुआ है, मांग हमारी पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी नहीं होती है। पता नहीं क्या मजबूरी हो, तो चाहे जो मजबूरी नहीं है, संस्था बंद हो जाए और इस पर हम मजदूर आंदोलन करते हैं कि चाहे जो मजबूरी हो, संस्था बंद हो जाए, मजदूर सड़कों पे आ जाए। मैंने इसको कभी स्वीकार नहीं किया। संस्था फर्स्ट इंस्टीट्यूशन देन लेबर प्रॉब्लम। यदि संस्था जिंदा है तो मजदूर जिंदा है, मजदूर संगठन जिंदा है, और यदि संस्था नहीं जिंदा है तो मजदूर संगठन भी नहीं जिंदा, मजदूर भी जिंदा नहीं। इसलिए मैंने उस थ्योरी को लेकर किया। मैंने चक्का जाम, जिसे रोडवेज था, मैंने रोडवेज चक्का जाम 33 साल से रोड प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, आज भी हूँ, और मैंने कभी अनावश्यक रूप से चक्का जाम नहीं किया। जब सरकार ने समझा कि ये लोग मेहनत कर आवश्यक सेवाओं के इतने बड़े विभाग, पंचम वेतनमान, चौथा वेतनमान, छठा वेतनमान, सब सरकार सबको दे रही थी, क्या तो सरकार का हमको नहीं दे रही थी, तो हमने कहना क्यों नहीं देगी भाई, आवश्यक सेवाओं का सबसे बड़ा विभाग है, 10,000 बसों के संचालन के करोड़ों लोग यात्रियों को हम लोग पहुँचाते हैं,
सुरक्षित ढंग से, तो हमें आप आवश्यक सेवाओं के विभाग को आप प्राथमिकता क्यों नहीं दे रहे? तब चक्का जाम किया, हमको कमजोर समझ रहे। और इसी तरीके मैंने 7 बार उत्तर प्रदेश से चक्का जाम किया रोडवेज का, भारतवर्ष का रोडवेज से चक्का 2 बार जाम किया, 2-2 दिन का। इस तरीके से मुझे सौभाग्य मिला सही युद्ध करने का, धर्म युद्ध का। मैंने इसको धर्म युद्ध मानता हूँ और इसको संस्था को बंद कर देना मैं इसका स्वीकार नहीं करता हूँ। कुछ लोगों ने जो किया ये जैसे फर्टिलाइजर था, तो इसका भी उद्देश्य था, एक और भी संगठन हमारे साथ था, कम्युनिस्ट का था। क्या कहें उन 2 साथियों को, पावर में थे, लेकिन मैं इतनी बड़ी पावर में होता तो मैं फर्टिलाइजर को बंद नहीं होने देता, इतना मैं कहता हूँ। क्यों? मैंने रोडवेज बंद नहीं होने दिया। तमाम सरकार आई उसको बेचना चाहती थी, लेकिन ना, तमाम प्रॉपर्टी, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी हमारे पास है रोडवेज, उसकी दिया सरकार की बनती थी, उसको बेचना चाहते थे, हमने कभी भी नहीं दिया। खूब युद्ध किया, 92 में मैंने सब भयंकर युद्ध किया था रोडवेज से। मैं हमेशा मंत्रियों से हो जाता था, हमारा बिकने नहीं देते। तो आज सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे पवित्रता से 50 वर्ष श्रमिक सेवा करने का निष्काम भाव से अवसर दिया। श्रमिक सेवा है, मैं श्रमिक प्रहरी हूँ, चौकीदार हूँ, इसलिए जो चौकीदार रहेगा उसको कामयाबी अवश्य मिलेगी। मुझे हर कदम पे कामयाबी मिली है, मैं धन्यवाद देता हूँ उस बात के लिए। बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका, आपने समय दिया। कानपुर की श्रम राजनीति पर जो प्रकाश डाला उसके लिए चैनल की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद। औद्योगिक नगरी कानपुर में कभी मजदूरों के पैमाने से ही जीत हार का पैमाना तय हुआ करता था। कानपुर सीट से सुभाषिनी अली सांसद के रूप में अंतिम बार चुनी गई, जो लेबर वोटों के भरोसे सांसद तक पहुंची। वहीं कानपुर से गणेश दीक्षित विधायक अंतिम विधायक थे, जो लेबर विधायक के रूप में चुने गए और विधानसभा में उन्होंने सब कानपुर के श्रमिकों का प्रतिनिधित्व किया। धीरे धीरे कानपुर के उद्योग धड़ाधड़ बंद होते गए और कानपुर लेबर सीट जनरल सीट में तब्दील हो गई। आज हम आपको 34 साल से श्रमिकों की राजनीति कर रहे ईपीएफ फंड एम्प्लॉइज यूनियन के महासंघ के अध्यक्ष राजेश शुक्ला जी से बात कराते हैं। आखिर क्या कारण रहे कि कानपुर में एनटीसी बीआईसी के बाद एक एक करके सारे उद्योग बंद हो गए और जो नया औद्योगिक शहर विकसित हुआ दादानगर या पनकी इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में, वे आज तक संगठित नहीं हो पाए। और यही कारण रहा कि कानपुर के मजदूरों को यहाँ के नेताओं ने बराबर छला और आज भी छल रहे हैं। 146 साल पुरानी लाल इमली मिल आज भी 84 माह से अपने 350 कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पाई है, जबकि कानपुर से चुने गए सांसद श्री प्रकाश जायसवाल रहे हों या विधायक रहे हों, सबने कानपुर की एक मिल चलवाने का हर चुनाव में वादा किया। इस चुनाव में भी लोगों ने एक मिल चलवाने का वादा किया, लेकिन वो वादा ही रहा। आखिर क्या कारण है, आइए जानते हैं इसकी वजह श्रमिक नेता राजेश शुक्ला जी से। देखिए, कानपुर कॉटन इंडस्ट्री का हब रहा है और ये प्राइवेट सेक्टर में मिलें थी जो सिख हुई। सिख होने के बाद धीरे धीरे सरकार ने उनका अधिग्रहण किया और उनका चलाने का उनको प्रयास किया, परंतु ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्यों बंद हुई। ये हमेशा श्रमिक नेताओं के ऊपर आरोप लगते रहे कि उनके कारण मिलें बंद हुई, लेकिन ऐसा नहीं है। मिलें बंद हुई अपने कारणों से, पुरानी मशीनों से, जो उनकी लागत थी वो बढ़ी और कॉटन का धीरे धीरे हमारे देश में प्रचलन खत्म हुआ, टेरिलीन का आगमन हुआ, पावरलूम का आगमन हुआ, तो कॉटन इतना ज़्यादा महंगा हुआ जो वो बाजार में वो बिक नहीं सका, जिससे के कारण धीरे धीरे सारी मिलें सिख हुई। हालांकि सरकार ने उनको चलाने का प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद भी मिलें चल नहीं पाई। अगर थोड़ी सी इच्छा शक्ति सरकार की होती तो कानपुर के 3 मिलें चलाई जा सकती थी। पहली तो लक्ष्मी रतन कॉटन मिल जो कैनवास बनाती थी, और कैनवास जो है सेना को सप्लाई होता था, लेकिन उसको भी जो है अगर वो डिफेंस के हवाले कर दी जाती मिल तो वो चल सकती थी। दूसरी हमारी लाल इमली मिल जो थी उसमें जो है उलन सब बनता था, एक से एक क्रीम उलन बनता था, लेकिन मार्केट में वो नहीं सरवाइव कर पाए। वही डिफेंस को देके लाल इमली को भी चलाया जा सकता था, लाल इमली में उत्पादन करके डिफेंस को सारी सप्लाई होती, तो ये मिल हमारी चलती रहती। तीसरी हमारी है टेफको जूता बनाती थी, सेना को देती थी, लेकिन धीरे धीरे मुनाफाखोरों ने इन सब मिलों में डायरेक्ट लेने सप्लाई बंद कर दी, थ्रू ठेकेदार के सप्लाई शुरू हुई। आज टेफको को के एवज में
मिर्जा टेनरी और सुपर हाउस सरसब्ज हो रही है, जो कि सेना का ऑर्डर लेते थे ये लोग और टेस्को से माल बनवा के सप्लाई करते थे। अब आप सीधे जानते हैं, जब डायरेक्ट वो है किसी एजेंसी के थ्रू माल जाता है तो उसमें क्या घपले होते हैं, शार्ट सप्लाई होती है, कम ज्यादा सप्लाई दिखा के कम सप्लाई दिखा के ज्यादा पैसा लिया जाता है और उनकी गुणवत्ता भी नहीं रहती है। तो ये सब धीरे धीरे हमें आपके कारण जो है ये मिलों का पतन हुआ। हम कह रहे हैं लखनऊ में भी जो है एक दवा कंपनी थी, मैं भविष्य निधि में इंस्पेक्शन पर गया था उसमें अपने इंस्पेक्टर के साथ, तो हमने उनसे कहा कि भाई तुम्हारी पैरासीटामॉल यूपीसीबीए और तुम्हारा फिनाइल तुम्हारा जो है सिक्का बंद है, ये क्यों नहीं बिक रहा है? कहने लगे मैं सरकार के टेंडर में आ ही नहीं पाता हूं, पैरासीटामॉल 50 पैसे की सप्लाई करता है प्राइवेट, और उन्होंने अपना खाका दिखाया कि इसकी 90 पैसे तो लागत आती है, कैसे 50 पैसे में सप्लाई करता है एक चीज, तो कैसे 50 पैसे में सप्लाई होती, ये सब समझा जा सकता है। मिले अब तो सब बदहाल हो गई है। हालांकि हमारा तो अनुरोध है कानपुर के सांसद और विधायकों से कि से कम जैसे मिलें वो तोड़ी गई हैं, लाल इमली को ना तोड़ा जाए, उसको संग्रहालय के रूप में यहाँ रखा जाए और हमारी कानपुर की जितने मिलें रही हैं उसका वहां पर एक स्टैचू बना के रखा जाए जो संग्रहालय हो, कम से कम आने वाली पीढ़ी को ये मालूम हो कि कानपुर में क्या था। देखिए, कानपुर कभी उत्तर भारत का मैनचेस्टर रहा। यहाँ पर श्रमिकों ने जो जनप्रतिनिधि चुने, चाहे वो एस एम बनर्जी रहे हों सांसद के रूप में या शिवनारायण टंडन रहे हों। शिवनारायण टंडन ने तो एक ऐसी मिसाल पेश की थी कि उन्होंने म्योर मिल गेट पर ही इस्तीफा दे दिया था मिलों के मजदूरों से चौडक्का चलवाने के विरोध में। मिलों का जब आधुनिकीकरण करने की बात आई तो ये हुआ कि एक श्रमिक 4 बिनता चलाएगा, 4 करघे चलाएगा। उस समय श्रमिकों का ये नारा हुआ करता था कि 4 करघे चलाना जिंदा मर जाने के बराबर है। और पंडित शिवनारायण टंडन को पंडित नेहरू जी खुद चुनाव लड़ाने कानपुर आए थे, कानपुर में जनसभा की थी टंडन जी के फेवर में। लेकिन इन्हीं मिल मालिकों ने, मुख्यमंत्री संपूर्णानंद और तत्कालीन लक्ष्मीधन कॉटन मिल के मालिक डॉक्टर रामरतन गुप्ता जी ने इतना बाध्य कर दिया कि उनको म्योर मिल गेट के सामने ही इस्तीफा देना पड़ा। सुभाषिनी अली भी कानपुर की कम्युनिस्ट लीडर रही। श्रमिकों का, पूंजीपतियों का यह आरोप है कि लाल झंडे वाले जब से मिलों में घुसे तब से मिलों का बंटाधार हो गया। आप इस बात से कितना सहमत हैं? नहीं, मैं बिल्कुल इससे सहमत नहीं हूँ। लाल झंडे से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कानपुर में लाल झंडे से मिल बंद हुई तो गुजरात की मिलें क्यों बंद हो गई? कॉटन इंडस्ट्री, महाराष्ट्र की कॉटन इंडस्ट्री क्यों बंद हो गई? वहां तो लाल झंडा नहीं था, वहां तो दत्ता सामंत की यूनियन थी। गुजरात में लाल झंडे की यूनियन नहीं थी। और आपको ये मैं बता दूं कि कॉटन इंडस्ट्री में लाल झंडे का वर्चस्व बहुत कम था, बाकी और यूनियनें थी, HMS की यूनियन थी, जूट मिल पंचायत थी। लाल इमली और सुभाषिनी जी जब प्रवेश की हैं लेबर लीडर के रूप में, तब तक सारी मिलों का बंटाधार हो चुका था, उसमें कुछ बचा नहीं था। बस लाल झंडे का दोष लोग देते हैं कि वो आखिरी तक अपना झंडा गाड़ के एक एक कर्मचारी का भुगतान कराने का काम करते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि लाल झंडा लगा के इन्होंने मिल बंद करवा दी। ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानता हूं कि किसी यूनियन ने या किसी संगठन ने मिल बंद कराने में कोई भूमिका अपनी निभाई है। जैसे कानपुर के जो वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं, जो जाति और धर्म के विभाजन के आधार पर चुनाव जीत कर सत्ता में आ रहे हैं, आप इनसे क्या अपेक्षा करते हैं? नहीं, कोई अपेक्षा नहीं करते हैं। जब तक इस देश में जाति और धर्म के नाम पर चुनाव होंगे तब तक आप कुछ उनसे अपेक्षा कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको काम करने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्या काम करेंगे उनको तो लास्ट में दो लोगों को बांटना है और वोट ले लेना है। कहीं हिंदू खतरे में है तो कहीं मुसलमान कोई कहेगा खतरे में है तो कोई कहेगा क्रिश्चियन खतरे में। काम से क्या मतलब है? काम के आधार पर अगर चुनाव हो तो लगता है, और आगे धीरे धीरे अगर हम चेते नहीं, काम के आधार में अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, तो आपको आने वाले समय की आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। जनप्रतिनिधि कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि 6 महीने में, आखिरी 6 महीने में हम उन्माद फैला के वोट ले सकते हैं। धन्यवाद शुक्ला जी, बहुत बहुत आपका कि आज आपने प्रकाश डाला। आज मैं आपको पूर्व विधायक गणेश दीक्षित जी से इस लेबर सीट के बारे में, उस समय के हालातों की तरह जानकारी के बारे में सीधे रूबरू करा रहा हूँ। आइए गणेश दीक्षित जी से बात करते हैं। माननीय विधायक जी, कानपुर की लेबर सीट को ग्रहण क्यों लगा? देखिए, उसमें तीनों दोषी हैं। सरकार भी दोषी है, मैनेजमेंट भी दोषी है, और कुछ हद तक मजदूर नेता
और मजदूर भी दोषी हैं। तीनों बराबर के नहीं, हिस्सेदार। जैसे एक आरोप लगता है कि जब से लाल झंडे वाले कम्युनिस्टों ने फाइट की मिलों के अंदर, तब से मिलों में बंदी का ग्रहण शुरू हुआ ज़्यादा इसलिए कि वो अनावश्यक सवालों पर वे लोग जो आंदोलन करने लगे। शुरुआत जब हुई इस बार, जब बंदी की अंतिम बार, तो जेके काटन ने 137 कॉन्ट्रैक्ट लेबर बाहर कर दिए गए और उनको अंदर भेजने के नाम पर लाल झंडे वालों ने गेट पर जेके काटन में, उसके बाद काटन बंद हो गई, जूट बंद हो गई। ये पहला पॉइंट है जहाँ कानपुर बंद इस बार जो अंतिम मोहर जहाँ लगी है, तो कुल उन लोगों को अंदर भिजवाने के नाम पर इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया लोगों ने कि सारी की मिला एक के बाद एक ध्वस्त होती चली गई और सब बंद हो गई। हर सरकार आती है, चाहे कांग्रेस की आई हो, चाहे पहले बीजेपी की आई हो। हमारे नेता तेजाब साहब, मैंने उनसे भी बात की, चाहे ये सर अभी आए थे जब सब मंत्री थे तो संतोष गंगवार आए थे कानपुर में मिला। सब सरकार चुनाव के वक्त कहती रही कि इस बार कुछ होगा, कि आप हमको जिताइए, हम कानपुर में एक मिल तो चालू ही करा ही रहेंगे। मैंने तीनों बार लोगों से कहा कि ये बिल्कुल झूठ है, ना तो कांग्रेस चालू कराएगी। 15 साल श्री प्रकाश जी शहर के सांसद रहे, हर बार वादा किया, तो हर बार वादा किया, मिनिस्टर रहे और हर बार कहते थे कि बस अब 15 दिन में 21 तारीख को चालू हो रही है, 28 तारीख को चालू हो रही है। लेकिन मैं कहता था ये बिल्कुल सरासर श्रमिकों को चला गया है, कोई चलने वाली नहीं है। जब संतोष गंगवार कह के गए कानपुर टेक्सटाइल में कि हम निश्चित तौर पर ये हमको भेजा गया है कानपुर का निरीक्षण करने के लिए कि जाइए और देखे जाके कि श्रमिकों की और क्या कौन सी मिल कैसे चलाई जा सकती है। तो जब टेक्सटाइल देखने पहुँचे तो मैंने कहा कि सब बात हो गई, तो हमने कहा कि मान्यवर आप कह तो रहे हैं कि हम चलाएंगे, ये चलवा देंगे। मैं अभी भी कहता हूँ कि ये बात सही नहीं है। अब ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ शिष्टाचार के नाते कि आप झूठ बोल रहे हैं या सरकार हाँ, लेकिन मैंने ये जरूर कहा कि ये नहीं संभव है कि अब एक मिल कानपुर में चले, एक भी मिल नहीं चलेगी अंत तक। मेरे साथ गोविंदनगर के जो अब विधायक हो गए हैं मैथानी जी भी नाराज हो गए। सब कहा कि मैं चलवा करके ही दिखवाऊंगा। मैंने कहा मैथानी जी नहीं चलेगी मिल, उसके कारण हैं नहीं चलेगी। न तो मजदूर चलाना चाहता, भाई नहीं बचा ही नहीं, सब चला नहीं है, मशीनें पुरानी है, नई ब्रीड तैयार नहीं हुई, नई ब्रीड तैयार नहीं हुई, पुरानी मशीनें, मिलों का आधुनिकीकरण हुआ नहीं, कुछ है नहीं, कैसे चलेगी? पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नया चाहिए, नया इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, नए लोग चाहिए। तो हमने कहा कि ये संभव नहीं है। अब आप एक मिल चलाई जा सकती थी, लाल इमली और कानपुर टेक्सटाइल भी चल सकती थी, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि मंशा नहीं थी सरकारों की, उनको तो बंद करना ही था। आप देखिएगा लाल इमली पे बीआरएस नहीं लागू होगा। सब लोग कहते बीआरएस लागू होने जा रहा, मैं कह रहा हूँ कि नहीं लागू होगा, नेचुरल होगी। हाँ, एक हर महीने 146 साल पुरानी लाल इमली मिल है और अभी भी 84 माह से वहाँ का जो कर्मचारी बच्चे कुचे हैं 300 उनको 84 माह से वेतन नहीं मिला। इस बार भी चुनाव पे लोगों ने इस बात की मांग रखी, लेकिन सिर्फ आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। आप समझिए उनकी नियत नहीं है। किसी सरकार में बैठे लोगों की मजदूर केवल कानपुर नहीं, पूरे देश का मजदूर आंदोलन चाहे वो बैंक हो, चाहे सबको दबा दिया, चाहे रेल हो, चाहे टेक्सटाइल हो, चाहे जो भी उद्योग हो। अब वो बचे हैं
छोटे छोटे कारखाने हैं असंगठित जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर पर हाँ, चलाते हैं, असंगठित मजदूर। 14 घंटे उनसे काम लेते हैं दादा काम किया जाता है, न्यूनतम वेतन नहीं दिया जाता है, न उनका फंड काटा जाता है, नहीं एसआई काटी जाती, वो बचे हैं। बड़ी मिलें लगभग देश में सब बंद हो चुकी हैं और उनकी चलने की कोई गुंजाइश अब बची नहीं है। अच्छा, आपको कहा जाता है कि आपने एक ऐतिहासिक आंदोलन किया था जिसमें रेलवे का भी चक्का जाम कर दिया था और प्रधानमंत्री को आपको एक लाइन लिख के देनी पड़ी थी कि मैं आपकी मांगे मानता हूं, कृपया अपना आंदोलन वापस लीजिए। ये कौन सा आंदोलन था? ये 1979 में कानपुर टेक्सटाइल में टेम्परेरी लेबर जिनकी संख्या थी 14,000 के आसपास, एक नोटिस लगाई जाती है शाम को, अब तारीख तो मैं नहीं बता पाऊंगा लेकिन 79 था, लगाई जाती है कि कल से ही 14,000 श्रमिकों को बाहर किया जाता है। तो किसी ने कहा कि ये संभव नहीं है, कोई कह बोला कि हाई कोर्ट जाएगा, कोई किसी ने कहा सुप्रीम कोर्ट, आंदोलन संभव नहीं था। मैंने कहा अच्छा मैं बताता हूँ कि कैसे। हाँ, हमने वो पॉइंट पकड़ा जहाँ से कम सारी देश भर में सारी ट्रेनें वहीं उस पॉइंट से जरूर गुजरती है। अनवरगति का वो पॉइंट जहाँ से कलकत्ता भी जाएगी, दिल्ली कलकत्ता जंक्शन पॉइंट ऐसा पॉइंट बोल रहा हूँ 107 घंटे हमने बंद कराया था जी। 107 घंटे हम लोग बैठे थे, जिसमें 185 ट्रेनों में बंद हो गया। तो फिर जो भी नेता जी का मैं धन्यवाद देता हूँ, हमको बाद में विक्रम सिंह ने बताया, SSP थे, मैंने 7 बार गोली चलाने की अनुमति मांगी, 7 बार गोली चलाने की अनुमति मांगी, लेकिन नारायण दत्त तिवारी ने कहा कि हम गोली नहीं चलवाएंगे। तो कारण ये भी हो सकता था कि 2 महीने बाद चुनाव था, लेकिन हाँ, पुलिस चाहती थी। हाँ, और अंत में तिवारी जी ने जो भी कहा हो, कलेक्टर में एक लाइन लिख कर बोल दिया कि के पांडे अवार्ड वापस लिया जाता है। ये करके हमको देने आए आंदोलन स्थल पर। अच्छा, ये के पांडे अवार्ड क्या था? इसमें चौडंगा चलाने वाला था ना, ये तो बताया था कि 15,000 सैनिकों को बाहर कर दिया गया था, उस पर ये आंदोलन था। अच्छा, कानपुर की लेबर सीट से आपको अंतिम विधायक माना जाता है, ऐसा क्या कारण लगा कि आपके बाद इस सीट को ग्रहण सा लग गया और ये सीट समाप्त हुई और यहाँ पर चुनाव जाति समीकरणों के आधार पर हर जगह की तरह होने लगी? भीड़ बढ़ी, कानपुर बढ़ा, कानपुर का क्षेत्र वर्ग बढ़ता चला जा रहा है, चारों तरफ बस्तियां बढ़ती चली जा रही हैं। लेकिन वो कानपुर जब लेबर रहता था तो देवदार सड़कों पर आपको छुट्टी थी, दूसरी शिफ्ट 9 बजे छुट्टी थी तो 12 बजे आ जाती थी। 12 बजे सड़कों पर ऐसा कोई समय नहीं होता था, रेला ने कालकी रोड हो, गालटोली हो, लालिवली हो, यही सब स्पॉट उस समय राजनीति के हुआ करते थे। आप सब स्पॉट बदल गए, खत्म हो गए, मिले नहीं लेबर नहीं बचा। तो उन्होंने एक स्कीम लाई, BRS फिर CRS, पैसा दे करके, क्योंकि बाहर का था बिहार सब। एक विशेषता थी कि जब मिलें चलती थी तो हिंदुस्तान का कहीं का भी आदमी आ जाए तो उसको काम मिल जाता था और रोटी कमा सकता था। ये सबसे बड़ी विशेषता थी शहर की कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं से भी अगर आप आ जाए तो आपको नौकरी ढूंढने की आवश्यकता नहीं थी। आप किसी मिल में चले जाइए, आपको मिल जाती थी और आप काम करिए और आप रोटी कमाइए, अपने परिवार पालिए। ये सबसे बड़ी विशेषता थी कानपुर की। वह विशेषता कानपुर की उद्योग भले बढ़ते चले जा रहे हैं, छोटे उद्योग डेवलप हुए हैं, जो शहर डेवलप हो गया है, हाँ, लेकिन वो चीज़ नहीं आ पाई। और न वो तनख्वाहें
न वो माने जो मजदूरों का विशेष गुण है, आंदोलन तो समाप्त ही समाप्त हो गया, दिवा स्वप्न हो गया, आंदोलन लुप्त हो गए। हाँ। अब ये जो बैंक एलआईसी की छोटे छोटे आंदोलन करते वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये समाज करना होगा। समाज की लड़ाई खत्म हो गई, उसका असर ही नहीं पड़ता था। लेकिन जब तक टेक्सटाइल मजदूर कानपुर में रहा, आंदोलन टेक्सटाइल का मजदूर ही करता था, तब इस शहर में हमने 3 बार कानपुर बंद कराया 5 बार, लेकिन 2 बार छात्र राजनीति और 3 बार मजदूर राजनीति, कानपुर बंद कराया। आज उससे लोग पूछते हैं कि क्या बात है दीक्षित जी कानपुर बंद नहीं कराते। अब का कानपुर इतना बड़ा हो गया है कि कानपुर है नहीं जानता, गणेश दीक्षित पूरा कानपुर नहीं जानता है कि कौन है। सही है। और हमने 5 बार में 3 बार मजदूर राजनीति से कराया कानपुर। सही है। ये स्थिति 3-3.5 लाख लेबर हुआ करता था उस जब, हाँ जब निकल पड़े सब बंद हो जाता था, बंद हो जाता था, सब बंद हो जाता था। चलिए ठीक है, आज विधायक गणेश दीक्षित से मेरी वार्ता हुई, जो शायद इस लेबर सीट के अंतिम विधायक हैं, और ये बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बताई कि कानपुर में असंगठित मजदूरों का एक नया वर्ग तैयार हो गया, असंगठित उद्योगों का एक नया वर्ग तैयार हो गया, जिससे इस लेबर सीट का अस्तित्व सा मिट सा गया। अब भविष्य में यह लेबर सीट एक दिवा स्वप्न ही बनकर रह जाएगी। धन्यवाद जी।